स्वागत है। हेलो एवरीवन, दिस इज महेश गौतम और महेश जी की बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने स्टार्ट किया था फोटोसिंथेसिस, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के पार्ट 1 में हमने देखा था इंट्रोडक्शन, व्हाट डू वी नो एंड अर्ली एक्सपेरिमेंट ऑन द फोटोसिंथेसिस। आज की क्लास में हम फोटोसिंथेसिस की साइट, पिगमेंट्स और फोटो सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखें, और एक और बात, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बिना देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की साइट क्या हो गई? क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट सॉरी डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। ये हम सेल बायो में भी पढ़ चुके हैं। मेन पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का वो मेन पार्ट जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है, वो कौन सा पार्ट है? एक तो है थाइलेकोइड और एक है स्ट्रोमा, ठीक है। थाइलेकोइड और स्ट्रोमा वो मेन पार्ट हैं क्लोरोप्लास्ट के, जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस कंप्लीट इन 2 रिएक्शन। इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस 2 रिएक्शन में कंप्लीट होता है। उनके नाम है लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। Light reaction occurs in membranous part known as thylakoid। जो लाइट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, वो कहाँ पर होती है? थाइलेकोइड में। जबकि डार्क रिएक्शन कहाँ पर होती है? स्ट्रोमा में। एक लिक्विड पार्ट है, मैट्रिक्स पार्ट है, जहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस 2 रिएक्शन में कंप्लीट होता है, जिसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। केवल अभी हम क्या देख रहे हैं? साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की साइट होगी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के 2 मेन पार्ट होते हैं, थाइलेकोइड और स्ट्रोमा। थाइलेकोइड में होती है लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन। बढ़ते हैं आगे, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर स्टडी करेंगे हम किसके बारे में? थाइलेकोइड के बारे में, जहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है? लाइट रिएक्शन। थाइलेकोइड स्टेक टू फॉर्म ग्रेनम। देखो, थाइलेकोइड, ये मान लो थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड है। एक एक थाइलेकोइड मिलकर एक स्टॉक की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, जिसको नाम दिया है ग्रेनम। और कई सारे, एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे ग्रेनम मिलेंगे, तो उनको प्लूरल फॉर्म में क्या बोलेंगे हम? ग्रेना। बात समझ में आ रही है? थाइलेकोइड, 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 थाइलेकोइड मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रेनम। और कई सारे ग्रेनम मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रेना, ठीक। अब देखो, जो थाइलेकोइड ग्रेनम बनाते हैं उसको नाम देते हैं हम ग्रेनल थाइलेकोइड। जो थाइलेकोइड ग्रुपिंग करके ग्रेनम बनाते हैं उनको बोलते हैं हम ग्रेनल थाइलेकोइड, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब अगली बात पढ़ेंगे हम। ये हो ही गया कि ग्रुप ऑफ द ग्रेनम इज कॉल्ड ग्रेना। अब एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से जुड़ा रहता है, जैसे ये ग्रेनम है, दूसरे ग्रेनम से जुड़ा होता है सिंगल थाइलेकोइड से, उसको नाम दिया है स्ट्रोमल थाइलेकोइड। तो याद रखना है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द थाइलेकोइड। ग्रेना बनाने वाले को ग्रेनल थाइलेकोइड और 2 ग्रेनम को जोड़ने वाले को स्ट्रोमल थाइलेकोइड। बढ़ते हैं आगे। अब बहुत अच्छी बात आ रही है यहाँ पर, वाई लाइट रिएक्शन अकर इन थाइलेकोइड। स्पेलिंग गलत लिखी हुई है थाइलेकोइड की, कंसीडर कर लेना। लाइट रिएक्शन थाइलेकोइड में ही क्यों होती है? देखो बेटा, थाइलेकोइड में क्या होते हैं? लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स। लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले, कैप्चर करने वाले पिगमेंट्स होते हैं। और वो पिगमेंट्स कौन से हैं? क्लोरोफिल, कैरोटिनोइड्स और फाइकोबिलियंस। अगर हमसे कोई पूछता है कि लाइट रिएक्शन थाइलेकोइड में ही क्यों हो रही है, स्ट्रोमा में क्यों नहीं हो रही? क्योंकि थाइलेकोइड में लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स मिलते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटिनोइड्स, फाइकोबिलियंस, जो कि स्ट्रोमा में एब्सेंट होते हैं। बात समझ में आ रही है? बढ़ते हैं आगे। अब देखो, एक लीफ में पिगमेंट्स हैं, क्योंकि पिगमेंट कहाँ पर मिलेंगे? क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर मिल रहा है? जनरली लीफ में। तो अगर हमें हर एक एक पिगमेंट को सेपरेट करना है तो उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज करेंगे हम? पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। इस टेक्निक से हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे एक दूसरे से। तो स्टडी करते हैं हम सबसे पहले मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए के बारे में। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, इज अ मेन एंड चीफ पिगमेंट। फोटोसिंथेसिस का मेन पिगमेंट है और चीफ पिगमेंट है, मतलब मेन पिगमेंट है ये। क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है। यूनिवर्सल का मतलब ये है कि जो जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर रहा है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, उन ऑर्गेनिज्म में कुछ मिले ना मिले, क्लोरोफिल ए तो मिलेगा ही सही।
मतलब दूसरा पिगमेंट मिले या ना मिले लेकिन क्लोरोफिल ए मिलेगा। मैंने क्या कंडीशन क्या रखी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस के साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल होता है, मिलेगा। ठीक है, अगली बात देखते हैं इसका कलर कैसा होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में जब हमने इन पिगमेंट्स को अलग किया तो क्लोरोफिल ए का जो कलर दिखा वो कैसा था, ब्लू ग्रीन। कैसा था, ब्लू ग्रीन। बात समझ में आ रही है। देख लेते हैं इसका केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन हमें रटना है, याद रखना है। C55H72O5N4Mg, मतलब कार्बन होते हैं 55, हाइड्रोजन होते हैं 72, O होते हैं मतलब ऑक्सीजन 5 और नाइट्रोजन 4 होते हैं और एक मैग्नीशियम होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। गलत हो गया। क्लोरोफिल ए हैव 2 पार्ट्स। देखो जब हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है इसका हेड और एक होता है टेल। ठीक है, एक होता है हेड और एक होता है टेल। जो हेड होता है उसको नाम देते हैं हम पोरफायरिन हेड और जो इसकी टेल होती है उसको नाम देते हैं हम फाइटोल टेल। याद रखना है। क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी, दोनों को ही हम यहाँ पर एक साथ देख रहे हैं। क्लोरोफिल ए हो चाहे क्लोरोफिल बी, दोनों किसके बने होते हैं, 2 पार्ट के। एक तो होता है पोरफायरिन हेड और दूसरा होता है फाइटोल टेल। जो इसका हेड वाला पार्ट होता है ना, वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर को अट्रैक्ट करेगा या वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। और ये 4 पायरोल रिंग से बना होता है। देखो पायरोल रिंग का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन की रिंग जिसमें साथ में क्या हो, नाइट्रोजन। हाइड्रोकार्बन की रिंग प्लस नाइट्रोजन, सिंगल नाइट्रोजन। ऐसे ये जो हेड होता है ये 4 पायरोल रिंग से बना होता है। मैंने क्या बोला, पायरोल रिंग का मतलब क्या होता है, हाइड्रोकार्बन की रिंग जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, उपस्थित हो। अब देखो जो इसका 3rd कार्बन होगा, किसका, हमने बोला कि 4 पायरोल रिंग होती है, 1 2 3 4 होती है। जो 2nd नंबर की पायरोल रिंग होगी वहाँ के 3rd कार्बन पर, उसके भी 3rd कार्बन पर अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो बन जाएगा क्लोरोफिल ए। बात समझना मैं यहाँ पर क्या बोलना चाहता हूँ। मैंने बोला कि क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी दोनों सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आता है, इसके पोरफायरिन हेड पर। पोरफायरिन हेड के अगर 2nd पायरोल रिंग के 3rd कार्बन पर मिथाइल ग्रुप होगा तो वो बन जाएगा क्लोरोफिल ए। और अगर 2nd पायरोल रिंग के 3rd कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो वो बन जाएगा क्लोरोफिल बी। बाकी दोनों सेम होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, दोनों का केमिकल कंपोजिशन भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बाद में देखते हैं इसको। अगला लिखा हुआ है साइज ऑफ हेड। हेड की जो साइज होती है वो कितनी होती है, 15 मल्टीप्लाई 15 एंगस्ट्रॉम। बात समझ में आ रही है, मतलब इसकी ये लंबाई और चौड़ाई 15 होती है। बढ़ते हैं आगे। फाइटोल टेल इज अ हाइड्रोफोबिक। जो इसकी टेल है वो कैसी होगी, फोबिक होगी, हाइड्रोफोबिक। ये है हेड और ये हो गया टेल। तो ये जो टेल होगी वो कैसी होगी, हाइड्रोफोबिक होगी, मतलब वाटर से दूर भागेगी। इसमें होते हैं 20 कार्बन। तो एक क्वेश्चन बनता है, हेड में कितने कार्बन होंगे, 35। क्यों, क्योंकि टोटल जो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर होती है उसमें 55 कार्बन होते हैं। 55 में से 20 कार्बन कहाँ पर मिलेंगे, टेल में। तो जो बचे वो कितने हो गए, 35। तो हेड 35 कार्बन का बना होता है। अगर टेल की साइज की बात करें तो 20 एंगस्ट्रॉम। बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं क्लोरोफिल बी के बारे में। येलो ग्रीन कलर होता है, जबकि क्लोरोफिल ए का कैसा होता है, ब्लू ग्रीन। यहाँ पर येलो ग्रीन। ये एसेसरी पिगमेंट है। जैसे हमने बोला था कि क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है, लेकिन ये कैसा है, एसेसरी पिगमेंट है। केमिकल कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन C55H70, वहाँ पर 72 था। O6 वहाँ पर O5 था। N4Mg उसके ही जैसा है। तो यहाँ पर वेरिएशन कहाँ पर आया, ये वेरिएशन आया है हेड पर। वहाँ पर जो 3rd नंबर का कार्बन था, पायरोल रिंग नंबर 2nd की जो 3rd कार्बन था वहाँ पर था मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पर आ जाता है एल्डिहाइड ग्रुप, जिसके वजह से एक ऑक्सीजन बढ़ जाता है और 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो यही लिखा हुआ है आगे, स्ट्रक्चर लाइक एज क्लोरोफिल ए बट 3rd कार्बन ऑफ 2nd पायरोल रिंग हैव एल्डिहाइड ग्रुप, वहाँ पर है मिथाइल ग्रुप। बढ़ते हैं आगे। अगला पिगमेंट है कैरोटीनोइड्स। देखो कैरोटीन और जेंथोफिल को कलेक्टिवली ही हमने क्या नाम दिया है, कैरोटीनोइड्स। और कलर कैसा होगा, येलो ऑरेंज।
और इनको बोलेंगे हम एसेसरी पिगमेंट। और इनका फंक्शन क्या हो जाता है, अगर ये एसेसरी पिगमेंट है तो ये क्या करते हैं, दे आर एसेसरी पिगमेंट मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये क्या करते हैं, केवल लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं और ये लाइट को पहुंचाते हैं रिएक्शन सेंटर पर। और रिएक्शन सेंटर का काम कौन करता है, क्लोरोफिल ए, जिसको हम बाद में देखेंगे। बस इनका काम क्या है, लाइट को एब्जॉर्ब करना और एक पर्टिकुलर जगह पर पहुंचा देना। इसका दूसरा फंक्शन है, ये क्लोरोफिल ए जो कि मेन पिगमेंट है उसको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब भी हम बाद में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे तब समझेंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं आगे। आगे लिखा हुआ है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन ग्रेनल थाइलेकोइड एंड स्ट्रोमल थाइलेकोइड। देखो मैंने बताया था कि थाइलेकोइड दो टाइप के होते हैं, ग्रेना बनाने वाले ग्रेनल थाइलेकोइड और दो ग्रेनम को जोड़ने वाले को स्ट्रोमल थाइलेकोइड। तो चाहे स्ट्रोमल थाइलेकोइड हो चाहे ग्रेनल थाइलेकोइड हो, वहां पर पिगमेंट्स मिलेंगे। पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप। कोई भी पिगमेंट कभी भी अकेला नहीं मिलेगा, पिगमेंट हमेशा झुंड में मिलेंगे, ग्रुप बनाकर मिलेंगे। और द ग्रुप ऑफ द पिगमेंट इज कॉल्ड फोटोसिस्टम। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाएंगे और इस ग्रुप को क्या नाम देंगे, फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम दो टाइप का होता है, किसके बेस पर, डिस्कवरी के बेस पर। जिसकी डिस्कवरी पहले हुई उसको नाम दे दिया फोटोसिस्टम 1 और जिसकी डिस्कवरी बाद में हुई उसको नाम दे दिया फोटोसिस्टम 2। क्या नाम दिया, फोटोसिस्टम 2। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि फोटो सिस्टम कितने टाइप के होते हैं तो हम बोलेंगे दो टाइप के। किस बेस पर हमने इनको डिवाइड किया, डिस्कवरी के बेस पर। जिसकी डिस्कवरी पहले हुई फोटो सिस्टम 1, जिसकी डिस्कवरी बाद में हुई फोटो सिस्टम 2। आगे बढ़ते हैं, फोटो सिस्टम विच डिस्कवर फर्स्ट, ये पढ़ लिया, कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं, देखो बेटा हमने बोला कि फोटो सिस्टम 1 होता है, फोटो सिस्टम 2 होता है। चाहे फोटो सिस्टम 1 हो चाहे फोटो सिस्टम 2 हो, दोनों ही एक जैसी ही होते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो होता है रिएक्शन सेंटर, जो कौन बना रहा है, क्लोरोफिल ए। इसके अलावा इसको चारों तरफ से कौन कवर किए हुए रहता है, क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए बी बी, कैरोटीनोइड्स, जेंतो मतलब कैरोटीन, जेंतोफिल, इस तरह से ये पूरी तरह से कवर किए हुए रहते हैं रिएक्शन सेंटर को। क्लोरोफिल ए बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर ऐसा क्लोरोफिल ए होता है जो रिएक्शन सेंटर बनाता है। बाकी के क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंतोफिल, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, LHC। तो याद रखना है हमें, फोटो सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, फोटो सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्शन सेंटर और एक होता है LHC। रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए का बना होता है और LHC किसका बना होता है, ए बी और कैरोटीनोइड्स का बना होता है। अब देखो मैंने क्या बोला कि फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों ही एक जैसे होते हैं, बस इनमें डिफरेंस क्या आता है, अगर ये फोटो सिस्टम 1 है, अगर ये फोटो सिस्टम 1 है तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके निकालेगा। लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके निकालने के लिए कितनी वेवलेंथ की लाइट चाहिए, 700। अगर ये फोटो सिस्टम 1 है तो इसको इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके बाहर निकालने के लिए 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट चाहिए होगी, है ना। और अगर ये फोटो सिस्टम 2 है तो इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 680 नैनोमीटर की लाइट चाहिए होगी। बस यही दोनों में डिफरेंस है कि इसके रिएक्शन, अगर फोटो सिस्टम 1 है तो इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट चाहिए होगी, और अगर ये फोटो सिस्टम 2 है तो इसके रिएक्शन सेंटर को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 680 नैनोमीटर की लाइट चाहिए होगी। बात समझ में आ रही है। अब देखो, जब लाइट एनर्जी आएगी फोटो सिस्टम पर तो वो कहाँ पर आएगी, पहले जितने भी एसेसरी पिगमेंट्स हैं, और फाइनली ये ट्रांसफर हो जाएगी कहाँ पर, रिएक्शन सेंटर के पास। रिएक्शन सेंटर का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। अब पहली बार इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला एक प्रोटीन होता है। अगर वो फोटो सिस्टम 1 है तो वहाँ पर वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो जाएगा FRS। क्या हो जाएगा, FRS। क्या बोला मैंने, अगर फोटो सिस्टम 1 है और रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर निकल रहा है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन हो जाएगा, FRS। और अगर ये फोटो सिस्टम 2 है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो जाएगा फियोफाइटीन। बस ये दोनों में अंतर हो गया। फोटो सिस्टम 1 का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FRS, फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फोटो सिस्टम 2 का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटीन। बात समझ में आ रही होगी। पहले डिस्कवरी हुई फोटो सिस्टम 1 की, नाम दे दिया फोटो सिस्टम 1। बाद में डिस्कवरी हुई फोटो सिस्टम 2 की तो नाम दे दिया फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर किसका बना होता है, क्लोरोफिल ए का। बाकी का जो दूसरा पार्ट बचा उसको बोलेंगे हम LHC, जो किसका बना होता है, क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनोइड्स। अगर फोटो सिस्टम 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा
700 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट से, और अगर ये फोटो सिस्टम 2 है तो 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट इसको चाहिए होगी। अगर फोटो सिस्टम 1 है तो उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो जाएगा फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। अगर ये फोटो सिस्टम 2 है तो इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो जाएगा फियोफाइटिन। बात समझ में आ रही है? इसके बाद हम देखेंगे, अब देखो ये मैंने जो बनाया है, ये बनाया है थाइलेकोइड। जो रेड कलर के मैं ग्रुपिंग फॉर्म में बना रहा हूँ ये तो हो गए ग्रेनल थाइलेकोइड, और जो दो ग्रेनम को जोड़ रहा है ये है स्ट्रोमल थाइलेकोइड। बात समझ में आ रही है? अब समझते हैं। जो ग्रीन कलर के यहाँ पर गोले दिखाई दे रहे हैं ये मान लेते हैं हम फोटो सिस्टम 1, और जो ब्लू कलर के अंदर की तरफ दिखाई दे रहे हैं ये हो जाएंगे फोटो सिस्टम 2। अब देखो जो ये ग्रीन कलर के हमें फोटो सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, हमने इसको नाम दिया फोटो सिस्टम 1। ये थाइलेकोइड की नॉन अप्रेस्ड रीजन पर मिल रहे हैं, मतलब वो रीजन, वो सरफेस जो कहीं से भी आपस में कनेक्ट नहीं हो रही, बिल्कुल फ्री फॉर्म में है। जैसे ये वाली देखो सरफेस, ये कहीं से भी टच नहीं हो रही ऊपर वाली। ऐसे ही ये जो सरफेस थाइलेकोइड की, जो सरफेस आपस में कनेक्ट नहीं होती, एक दूसरे से टच नहीं होती, उसको बोलेंगे हम नॉन अप्रेस्ड रीजन। ऐसे ही ये क्या है? नॉन अप्रेस्ड रीजन। नॉन अप्रेस्ड रीजन में क्या मिलेगा? फोटो सिस्टम 1। नॉन अप्रेस्ड रीजन में क्या मिलेगा? फोटो सिस्टम 1। अब देखो ये दो थाइलेकोइड है, ये थाइलेकोइड है, ये थाइलेकोइड है। थाइलेकोइड के बीच की जो सरफेस है वो आपस में टच हो रही है, और इस सरफेस को या इस रीजन को नाम देंगे हम अप्रेस्ड रीजन। और अप्रेस्ड रीजन में क्या मिलेगा? फोटो सिस्टम 2। अप्रेस्ड रीजन में क्या मिलेगा? फोटो सिस्टम 2। ठीक है। अब देखो ग्रेनल थाइलेकोइड है, ये पूरा क्या बना रहा है? ग्रेनल थाइलेकोइड। ग्रेनल थाइलेकोइड के पास नॉन अप्रेस्ड रीजन भी है और अप्रेस्ड रीजन भी है, तो इसके पास फोटो सिस्टम 1 भी मिलेगा और फोटो सिस्टम 2 भी मिलेगा। अब देखते हैं हम स्ट्रोमल थाइलेकोइड। ये स्ट्रोमल थाइलेकोइड है। स्ट्रोमल थाइलेकोइड चारों तरफ से फ्री फॉर्म में है, इसकी सरफेस कहीं से भी टच नहीं हो रही क्योंकि वो सिंगल थाइलेकोइड है। तो याद रखना है हमें यहाँ पर, स्ट्रोमल थाइलेकोइड के पास केवल और केवल फोटो सिस्टम 1 मिलेगा। ग्रेनल थाइलेकोइड फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों मिलेंगे क्योंकि वहां पर नॉन अप्रेस्ड रीजन और अप्रेस्ड रीजन दोनों मिल रहे हैं। जबकि स्ट्रोमल थाइलेकोइड के पास केवल नॉन अप्रेस्ड रीजन है, तो वहां पर केवल और केवल फोटो सिस्टम 1 मिलेगा। तो आज हमने देखा साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस जो कि है क्लोरोप्लास्ट। फिर हमने देखा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो कि हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनोइड्स। फिर हमने देखा फोटो सिस्टम, और फोटो सिस्टम कहाँ पर मिलते हैं, कितने टाइप के होते हैं ये। और एक और बात देखी हमने कि किस फोटो सिस्टम को कितने वेवलेंथ वाली लाइट चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके बाहर निकालेगा, ये हमने आज डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगले पार्ट में जो कि होगा 3rd। वहाँ पर हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू।